नमस्ते दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी की किताब स्पर्श में से कक्षा 9वीं पाठ संख्या 4 तुम कब जाओगे अतिथि अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था। अतिथि होता है जिसके आने की तिथि ना मालूम हो, बिना बुलाए जो मेहमान घर में आ जाता है उसे अतिथि बोलते हैं। तो जो अतिथि था वो कितने दिनों से लेखक के घर में रह रहा था। उत्तर है अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर में रह रहा था। प्रश्न संख्या 2, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही थी। जो घर में कैलेंडर टंगा हुआ था तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। उत्तर है कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही हैं, मानो वह भी अतिथि को बता रही हों कि तुम्हें यहाँ आए 2-3 दिन बीत चुके हैं। तो वो कैलेंडर की जो तारीखें हैं, जो कैलेंडर का महीना चल रहा है वो फड़फड़ा रहा है, मतलब हिल रहा है, और वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो अतिथि को बता रहा हो कि तुम्हें यहाँ आए 2-3 दिन बीत चुके हैं, अब तुम्हें जाना चाहिए। इसलिए प्रश्न संख्या 3, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। उत्तर है पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत प्रसन्नतापूर्वक किया। पति ने स्नेह से भीगी मुस्कान से उसे गले लगाया तथा पत्नी ने सादर नमस्ते की। तो जब भी अतिथि आते हैं घर में, हमारे भारत में रीत है अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान माना गया है। तो जब लेखक के घर में अतिथि आया और उसने प्रसन्नतापूर्वक खुश होकर उसको गले लगाया और उसकी जो पत्नी थी उसने हाथ जोड़कर नमस्ते की थी। प्रश्न संख्या 4, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। तो जो दोपहर का भोजन होता है लंच, उसको किस प्रकार बनाया गया। दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। तो पहले तो जो लेखक थे वो सादा खाना खाते थे, ठीक है, लेकिन जब मेहमान आ गया तो तरह तरह के पकवान बनाए गए उस मेहमान के लिए। तो उसे लंच, जैसे लंच बोलते हैं, सादा खाना के छोड़कर उन्होंने अच्छे अच्छे पकवान बनाए। प्रश्न संख्या 5, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। उत्तर है अतिथि ने तीसरे दिन कहा कि वह अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है। अर्थात धोबी होता है कपड़े धोने वाला। तो जो अतिथि था वो लेखक से कह रहा था कि जो मेरे कपड़े हैं वो मैं धोबी को धोने के लिए देना चाहता हूँ। अर्थात मेरे सारे कपड़े धोने वाले हैं, मैले हैं, उसे धोना आवश्यक है, इसलिए धोबी को देना चाहता हूँ। प्रश्न संख्या 6, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। उत्तर है सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लेखक उच्च मध्य वर्गीय डिनर से खिचड़ी पर आ गया। यदि इसके बाद भी अतिथि नहीं गया तो उसे उपवास तक जाना पड़ सकता है। अब अतिथि को आए हुए 4 दिन हो गए थे। तो पहले तो सादा खाना खाते थे लेखक और उसकी पत्नी, लेकिन जब अतिथि आया तो उन्होंने तरह तरह के पकवान बनाए उसके स्वागत के लिए। लेकिन उनको ऐसे लगता था कि वैसे वो अगले दिन ही चला जाएगा, इसलिए उन्होंने अच्छा भोजन दिया। लेकिन जो अतिथि था वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो 4 दिन हो गए थे। तो अब लेखक चौथे दिन ऐसे करता है कि खाना बनाने की जगह खिचड़ी बना लेता है। अगर इसके बाद भी अतिथि नहीं जाता तो वो कहता है कि मुझे उपवास रखना पड़ेगा, अर्थात कुछ नहीं घर में बनेगा उसके लिए, क्योंकि मैं स्वागत जो करते हैं, सत्कार करते हैं, अगर ज़्यादा समय तक आप किसी का सत्कार करते रहो तो वो भी समाप्त हो जाती है। वो एक सीमा तक तो सत्कार अच्छा कर सकते हैं, उसके बाद में आप कम कर देते हैं सत्कार करना। इसलिए उन्होंने कहा है कि वो पहले खिचड़ी पे आ गया तो और बाद में उसने उपवास तक जाना पड़ सकता है अगर अतिथि ना गया तो। लिखित प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 1, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। उत्तर है लेखक अपने अतिथि को
भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि अतिथि को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाया जाए, उसे बार बार रुकने का आग्रह किया जाए, किंतु वह ना रुके। तो जब भी कोई अतिथि घर में आता है तो उसका पूरा सत्कार किया जाता है। उसको पकवान, अलग अलग तरह के पकवान दिए जाते हैं, जैसे लेखक और उसकी पत्नी ने अतिथि का स्वागत सत्कार किया। लेकिन जो लेखक था उसने सत्कार इस भावना से किया था कि अतिथि आए हैं, एक दिन ठहरेंगे और अगली सुबह चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले दिन उसको तरह तरह के पकवान दिए। और वो चाहता था कि जब अतिथि जाएंगे तो उनको मैं रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाऊंगा और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप मत जाइए मत जाइए, लेकिन वो नहीं रुकेंगे और चले जाएंगे। तो ऐसी वो सोच रखता था कि अतिथि ऐसे ही होते हैं जो एक दिन आता है और रहता है और दूसरे दिन चला जाता है। तो इस भावना से वो अतिथि को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाना चाहता था और उससे आग्रह करना चाहता था, मतलब विनती करना चाहता था रुकने की, पर किंतु वह ना रुके, ऐसी उसकी इच्छा थी। लेकिन जो लेखक के घर में अतिथि आया था वो तो पिछले 4 दिन से रह रहा था और कहीं जाने का नाम भी नहीं ले रहा था, इसलिए जो लेखक की भावना है वो दिल में ही रह गई। प्रश्न संख्या 2, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। तो उत्तर है, बिना सूचना दिए अतिथि को आया देख लेखक परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि अतिथि की आव भगत में उसे अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा, जो उसकी जेब के लिए भारी पड़ने वाला था। अर्थात जब कोई अतिथि हमारे घर में आता है उसके आदर सत्कार में हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तरह तरह के पकवान बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए जो उसकी पॉकेट मनी थी, जो जेब खर्च था, उसके लिए उसे चिंता होने लगी कि अब उसे अपनी ज़रूरत से अधिक खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बिन बुलाए कोई मेहमान उसके घर में रहने आ गया है। दूसरा है, अतिथि देवता होता है पर अपना दायित्व बनाए रखकर यदि अतिथि अगले दिन वापस नहीं जाता है और मेज़बान के लिए पीड़ा का कारण बनने लगता है तो मनुष्य न रहकर राक्षस नजर आने लगता है। देवता कभी किसी के दुख का कारण नहीं बनते हैं। तो जो जैसे मैंने आपको बताया कि भारत देश में अतिथि देवो भव की भावना है, अर्थात अतिथि को देवता माना गया है। तो यहाँ पर भी लेखक ने देवता समझकर ही उसे ठहराया था अपने घर में। लेकिन अतिथि का मतलब होता है कोई एक दिन रहे और आदर सत्कार करवाए और अगले दिन चला जाए। तो लेकिन कुछ ज़्यादा समय अगर रह रहे हमारे घर में, ठीक है, तो अब वही देवता हमें राक्षस लगने लग जाता है। और इसलिए जो मेज़बान होता है, जो घर वाले होते हैं, अतिथि होता है जो मेहमान आया होता है, ठीक है, जो मेहमान की सेवा करते हैं उसे मेज़बान बोलते हैं। वो कहते हैं मेज़बान के लिए पीड़ा का कारण जो बन जाता है वो देवता नहीं रहता, वो राक्षसी नज़र आता है। और वो जो देवता होता है वो कभी भी किसी भी को किसी भी का दुख का कारण नहीं बनता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अतिथि अपना जो उसका धर्म है, आए, आतिथ्य सत्कार करवाए अपना और वापस चला जाए शीघ्र ही। तो इसलिए कह रहे थे। आगे है, जब अतिथि आकर समय से नहीं लौटते हैं तो मेज़बान के परिवार में अशांति बढ़ने लगती है, उस परिवार का चैन खो जाता है, पारिवारिक समरसता कम होती जाती है और अतिथि का ठहरना बुरा लगने लगता है। पहले दिन के बाद से ही लेखक की अतिथि का रुकना भारी पड़ रहा था। दूसरा तीसरा दिन तो जैसे तैसे बीता, पर अगले दिन मैं सोचने लगा कि यदि अतिथि 5वें दिन रुका तो उसे गेट आउट कहना पड़ेगा। तो अब कोई अतिथि आता है घर में, एक दिन रहे, ठीक है, 2 दिन रहे तो और उसे जाना चाहिए। लेकिन जब वो काफ़ी समय तक, काफ़ी दिनों तक घर में ही रहता है, लेकिन जो मेज़बान होते हैं अर्थात जिनके घर में आया होता है उसको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है,
और उनकी चिंता भी होती है भी कैसे उनको ठहराया जाए, उनका रहन सहन के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, अर्थात उन्हें काफ़ी चिंताएं होने लगती हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो अतिथि है उसे ज़्यादा दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि मेज़बान को बुरा भी लग सकता है, और ये ना हो कि जो आपका सत्कार कर रहे हैं उनको आपको गेट आउट बोलना पड़े। तो आप आइए, अतिथि सत्कार करवाइए और उसके बाद में चले जाइए। तो इसलिए वो कह रहा था कि तीसरा दिन बीतने पर भी वो सोच लगा था अब चौथा दिन रह गया, चौथा भी बीत गया, अब 5वें दिन पर उन्हें गेट आउट कहना पड़ेगा अगर अपने आप नहीं जाएगा तो। आगे है, देवता कुछ ही समय ठहरते हैं और दर्शन देकर चले जाते हैं। अतिथि कुछ ही समय के लिए देवता होते हैं। ज़्यादा दिन ठहरने पर मनुष्य के लिए वह भारी पड़ने लगता है, तब किसी भी तरह अतिथि को जाना ही पड़ता है। तो वही है कि जो अतिथि होता है उसे देवता के समान माना गया है, और लेकिन जो देवता होते हैं वो ज़्यादा समय तक मनुष्यों के सामने नहीं ठहरते, जैसे दर्शन देते हैं और इच्छा पूरी करते हैं तो फिर वो अलोप गायब हो जाते हैं। तो उसी प्रकार अतिथि को भी करना चाहिए कि आए, दर्शन दे और थोड़े समय के बाद चला जाए। तो अगर कुछ दिन ज़्यादा अतिथि रह जाते हैं तो उन्हें वो देवता नहीं लगते, वो राक्षस के समान लगने लगते हैं, उनकी चिंता बढ़ जाती है, जेब खर्च पर ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण जो अतिथि सत्कार है उसमें कमी आ जाती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं किसी भी तिथि को किसी का भी दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। प्रश्न संख्या 1, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, तीसरे दिन मेहमान का ये कहना कि वह धोबी से कपड़े धुलवाना चाहता है एक अप्रत्याशित आघात था। यह फरमाइश एक ऐसी चोट के समान थी जिसकी लेखक ने आशा नहीं की थी। इस चोट का लेखक पर यह प्रभाव पड़ा कि वह अतिथि को राक्षस की तरह मानने लगा। उसके मन में अतिथि के प्रति सम्मान की बजाय बैरियत, बोझिलता और तिरस्कार की भावना आने लगी। वह चाहने लगा कि यह अतिथि इसी समय उसका घर छोड़कर चला जाए। तो जो अतिथि है, जब उसने कहा कि वो अपने कपड़े किसी धोबी से धुलवाएगा, इसलिए वो धोबी को अपने कपड़े देना चाहता है और उसकी पत्नी को नहीं, तो जो लेखक था उसको ये बात बहुत ही आघात पहुंचाई, अर्थात उसे दुखी कर गई ये बात कि अब जो भी कपड़े पर धोने का खर्च आएगा वो धोबी को देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त तो और भी जितना खर्च कर चुके थे वो, चाहे वो खाने पर हो, डिनर, लंच, ठीक है, तो वो सारे का सारा खर्च उसकी जेब पर पड़ रहा था, जिसके कारण उसको परेशानी भी हो रही थी। और वो पहले समान सादा जीवन जी रहे थे, लेकिन अतिथि के आने से उसकी आवभगत में ज़्यादा खर्च करना पड़ा, जिसके कारण उनको परेशानी होने लगी। इसके अतिरिक्त उसकी अपनी अपनी अतिथि की फरमाइशें सुनकर उनको दुख होता था कि अब ज़्यादा खर्चा पड़ेगा, इसलिए जो अतिथि उनको देवता लगता था अब उसे राक्षस के समान लगने लग गया, और उस पर जो दया भावना आती थी, प्यार आता था या उसका सत्कार करते थे, अब वो सारी बातें नहीं रही, अब वो उन्हें अपने ऊपर बोझ लगने लग गया। इसलिए वो कहना चाहता है कि ये जो अतिथि आया है मेरे घर से शीघ्र ही चला जाए। प्रश्न संख्या 2, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखिए। उत्तर है, संबंधों का संक्रमण दौर से गुजरने का आशय है संबंधों में बदलाव आना। इस अवस्था में कोई वस्तु अपना मूल स्वभाव खो बैठती है और कोई दूसरा रूप ही अख्तियार कर लेती है। लेखक के घर आया अतिथि जब 3 दिन से अधिक समय रुक गया तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, लेखक ने उससे अनेक विषयों पर बातें करके विषय का ही अभाव बना लिया था। इससे चुप्पी की स्थिति बन गई जो बोरियत लगने लगी। इस प्रकार उत्साहजनक संबंध बदलकर अब बोरियत में बदलने लगे थे। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना का मतलब होता है संबंधों में बदलाव आ जाना। जैसे अतिथि
पहले दिन जब लेखक के घर में आया था तो लेखक ने बहुत ही अच्छे से उसका आवभगत की, उसका सत्कार किया, तरह तरह के पकवान बनाए, उससे अच्छे से बातचीत की। तो उन्होंने काफ़ी सारे विषयों पर उसके साथ चर्चा की, लेकिन इतनी बातें कर ली कि जब वो 3 दिन से ज़्यादा अधिक समय तक रुक गया तो अब जो लेखक था उसने सारे के सारे विषयों पर बहुत बातें कर ली थी। अब कोई भी ऐसा विषय नहीं बचा था जिस पर वो बात कर रहे हैं। तो सभी के दोनों तरफ से मौन ही रहे, चुप ही रहे, जिसके कारण ये जो संबंध था वो बोरियत लगने लग गया था। तो बोर हो गए वो, क्योंकि वो बात करने के लिए कोई विषय बचा ही नहीं था। तो इसलिए वो बोर हो रहे थे, चुप्पी साधे बैठे थे। इसीलिए वो कहते हैं कि ज़्यादा समय तक कहीं रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले दिन जैसे जैसे अवभक्त रहती है उसके बाद में वो कम होती जाती है। प्रश्न संख्या 3, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए? उत्तर है, जब अतिथि 4 दिन के बाद भी घर से नहीं टला तो लेखक के व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन आए। उसने अतिथि के साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया, मुस्कान फीकी हो गई, बातचीत भी बंद हो गई, शानदार भोजन की बजाय खिचड़ी बनवाना शुरू कर दिया। वह अतिथि को गेट आउट तक कहने को तैयार हो गया। उसके मन में प्रेम पूर्ण भावना की जगह गालियाँ आने लगी। तो जब अतिथि उनके घर में 4 दिन से अधिक रह रहा था तो अब लेखक का जो व्यवहार था वो बदलने लग गया था। पहले उसने जब पहले दिन अंदर आया था, मतलब घर में आया था मेहमान, तो उसको मुस्कुराकर गले लगाया था, उसकी पत्नी ने सादर प्रणाम किया, नमस्ते किया था, और उसकी आवभक्त में तरह तरह के पकवान भी बनाए थे। लेकिन जब वो ज़्यादा समय तक रहने लग गया तो जो वो पहले खुश होकर उसका स्वागत कर रहे थे, अब उनका जो मुस्कान थी वो कम होने लग गई। और पहले दिन जब आए थे तो बहुत बातें कर रहे थे, एक दूसरे के साथ अलग अलग विषय पर बातें की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गए, दिन बीतता गया, तो उनकी बातचीत भी अब बंद हो गई थी, कोई विषय ही नहीं रहा था बातचीत करने के लिए। इसलिए अब उन्होंने चुप्पी धार ली थी, जो कि बातचीत से बाद में बोर होने लग गए थे, बोरियत बनने लगी थी। तो इसके अतिरिक्त उन्होंने तरह तरह के पकवान बनवाए थे जब पहले दिन आए थे, लेकिन जब वो 3-4 दिन अब रुक गए तो हर रोज़ तो पकवान बन नहीं सकते, इसलिए उन्होंने खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया। तो इसके अतिरिक्त वो कह रहे थे अगर और दिन रुकेंगे तो उपवास ही रखेंगे हम तो इसी तरह जो लेखक था वो परेशान आ चुका था अपने अतिथि से। तो इस इतने परेशान हो चुका था कि वो अतिथि को गेट आउट बोलने को भी तैयार हो गया था, और उसका जो प्रेम था, प्रेम की भावना थी, वो अब गालियों में बदलने लगी थी कि वो मन ही मन सोचता था कि अतिथि तुम कब जाओगे। भाषा अध्ययन से निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्याय लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखने हैं जो नीचे दिए गए शब्द हैं: चांद, जिक्र, आघात, ऊष्मा, अतरंग। तो इसके पर्यायवाची शब्द हैं: चांद को शशि, राकेश भी कहते हैं, जिक्र को वर्णन, कथन, आघात को चोट और प्रहार कहते हैं, ऊष्मा होती है गर्मी, ताप या गर्माहट भी बोलते हैं, अतरंग होता है घनिष्ठ, पक्का या नज़दीकी भी बोल सकते हो, गूढ़ा मित्र जिसे बोलते हैं, घनिष्ठ। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं, तो 2-2 लिख सकते हो आप। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। इस वाक्य को नावाचक वाक्य बनाना है, नकारात्मक वाक्य। तो इसमें आपने को नहीं में जवाब देना है। दूसरा है किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। तो इसको आपने प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, इसको आपने भविष्य काल में बदलना है। इनके कपड़े देने हैं, इसे स्थान सूचक पर्यायवाची बनाना है। कब तक टिकेंगे ये, तो इसे नकारात्मक वाक्य में बदलना है। तो उत्तर है पहले का, जिसे हमने नकारात्मक वाक्य में बदलना है। तो पहले था हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, अब इसका उत्तर है हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे, नकारात्मक वाक्य।
दूसरा है किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं जल्दी धुल जाएंगे, इसे हमने प्रश्नवाचक बनाना था। तो किसी लॉन्ड्री पर दे देने पर क्या जल्दी धुल जाएंगे। तीसरा है सकारात्मक की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, इसे भविष्यकाल में बदलना है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त है इनके कपड़े देने हैं, स्थान सूचक पर्यायवाची है, इनके कपड़े कहाँ देने हैं। तो तीसरा है कब तक टिकेंगे ये, इसे नकारात्मक में बदलना है, कब तक नहीं टिकेंगे ये। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं में तुम के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। लॉन्ड्री पर दिए गए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी हैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पढ़ रहे हो। भावनाएं गालियाँ का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे। उत्तर है उपरोक्त वाक्यों में तुम के सभी प्रयोग लेखक के घर आए अतिथि के लिए हुए हैं, अर्थात जितने भी ऊपर दिए गए वाक्य हैं उसमें तुम, तुम्हें, तुम्हारे ये जो शब्द आए हुए हैं, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो अतिथि के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतिथि को ही संबोधित कर रहे हैं। तो यही पूछा गया था कि निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं में तुम के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। जो जितने तुम शब्द, तुम्हारा, जिस वाक्य में तुम शब्द आ रहा है वो किसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वो अतिथि के लिए कर रहे हैं जो लेखक के घर में अतिथि आए हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।